हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छा होगा। और चलिए आज हम लोग देखते हैं। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैंने बताया था, चलिए एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूं। जब भी आपको मैग्नीट्यूड का मतलब बोला जाए, मैग्नीट्यूड को ही मॉडुलस उसी को वैल्यू बोलते हैं, उसका मतलब होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ। डायरेक्शन का मतलब मैंने बताया था कि वेक्टर रेफरेंस लाइन से जितना एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। इसलिए डायरेक्शन का मतलब बस एक ही वर्ड याद रखिएगा, एंगल निकालना। जब भी पूरे फिजिक्स में कहीं भी डायरेक्शन डिमांड कर रहा हो तो आप डायरेक्ट माइंड में लाइए कि आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो चलिए, रिजल्टेंट का मतलब आपको बताया था कि जब भी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप क्या करते हैं, वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं। तो एक का हेड पर दूसरा का टेल, दूसरे के हेड पर तीसरा का टेल, और तीसरे के हेड पर चौथा का टेल, इसी तरह हेड टेल करते जाते हैं। रिजल्टेंट जो लेते हैं, फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड केवल रखना है। फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक आप लोग रिजल्टेंट लेते थे। उससे आपको रिलेटेड मैंने आईआईटी का भी क्वेश्चन करवाया था और नीट का भी क्वेश्चन करवाया था। बाकी जो है आप लोग क्वेश्चन बनाते जाइएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा। देखिए, कल का काम आज ही करते चलना है। ये नहीं कि कल बनाएंगे परसों बनाए, ऐसा नहीं करना है। एकदम जिस दिन लेकर के बैठिए उसको खत्म करके ही छोड़िए। यानी जो चैप्टर लेकर के बैठे उसको एकदम दिमाग में बैठाए कि जब तक खत्म नहीं हो जाएगा कुछ नहीं करना है। क्लियर है ना? एकदम मन से उसको बनाइए और जिद्दी मूड होना चाहिए। कैसे नहीं होगा? क्लियर है? जैसे मान लेते हैं बायोलॉजी का ही कोई एक चैप्टर जो आप लिए उसको आप पढ़ रहे हैं, तो दिमाग में बैठाए कि जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा नहीं छोड़ना है। जैसे मैथ का या मान लेते हैं कि डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, कोई चैप्टर बना रहे हैं डिफ्रेंसिएशन का, तो ये दिमाग में रखना है कि जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा तब तक उठना नहीं है, एकदम उसको खत्म करके ही छोड़ना है। ऐसे आप जिद्दी मूड से बनिए, आप पढ़िए, आपको कम टाइम में बहुत अच्छा गेन कीजिएगा। क्लियर है ना? और कोई सोचता है कि हम 13 घंटा 14 घंटा 18 घंटा पढ़ करके हम टॉप कर जाएंगे, तो ये गलत कंसेप्ट है। ये आज से नहीं, मैं बहुत पहले से बताते आ रहा हूं। आपका माइंड जो है सेचुरेट कर जाएगा। केवल बुक लेकर के बैठने से कोई फायदा नहीं है। जैसे नीट टॉपर इस बार जो की है उसका भी स्टेटमेंट यही था कि 5-6 घंटा 7 घंटा से ज्यादा सेल्फ स्टडी नहीं हो पाता है। उससे ज्यादा आप करते हैं तो माइंड आपका सेचुरेट कर जाएगा, फर्दर उसमें एंट्री नहीं करेगा। ये आज से नहीं, मैं बहुत दिन से बताते आ रहा हूँ। जब भी माइंड लोड ले तो आप बाहर निकलिए, 4 के हंसाइए, फिर आकर के बैठ के पढ़िए और देखिएगा तो दिमाग में नहीं घुसता। मान लेते हैं कि आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते माइंड का भी लोड लेना शुरू हो गया, वहां से जाइए और दोस्त लोग को खूब हंसाइए, अपने भी हंसिए, फिर आकर के पढ़िए। कैसे नहीं होगा? उसके बाद आपको पढ़िएगा तो आपको फायदा करेगा। लगातार आप 18 घंटा 10 घंटा बैठ करके आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है ना? तो इसलिए आप मजा लेकर के पढ़िए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए 3 इडियट्स मूवी आया था, आप लोग देखे होइएगा कि उसमें जो है रात दिन एक जो है पढ़ाई करते रहता था। तो क्या उम्मीद करते हैं, वो जब भाषण देने गया तो उसको ये भी नहीं पता था कि क्या बोल रहा है। बताइए, ये सही बात है कि नहीं? ये भी नहीं उसको पता है। यानी इतना भी उसके पास भेजा नहीं आया कि वो क्या बोल रहा है, उसको खुद नहीं पता है। इसलिए एकदम जम करके लगिए। कैसे नीट आईआईटी नहीं होगा? जरूर होगा। कोई ऊपर से आकर के नहीं निकाला है, हम ही आप लोग निकाले हैं। क्लियर है ना? मैंने पहले भी बताया था कि गेट एग्जाम इतना टफ होता है, जो आईआईटी के हिसाब से काफी टफ होता है, उसको भी मैंने क्रैक किया और बहुत आसानी से क्रैक होता है। आप कीजिए, आप भी कर सकते हैं। आईआईटी या नीट क्या, नीट तो काफी आसान होता है। आईआईटी में तो मान लेते हैं थोड़ा सा उसको पढ़ना पड़ता है बेचारे को। चलिए ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए। इधर हम लोग देखे थे पोजीशन वेक्टर, देखे थे स्पेस में और प्लेन में, और फिर उसको मैंने रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखा था और उससे रिलेटेड आपको मैंने क्वेश्चन करवा दिया था। चलिए आज हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। फंडामेंटल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा कहने का मतलब इसमें वेक्टर का जोड़ घटाव गुना भाग कैसे करेंगे। अलजेब्रा का मतलब आप लोग जानते रहिएगा। इससे भी आईआईटी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए कभी भी आपको नीट वालों को ये रिपीट कर देगा। आईआईटी में तो पूछ ही चुका है, एक बार नहीं 2-2 बार यहां से क्वेश्चन उठाया है। क्लियर है ना? जैसे देखिए, मान करके चलिए, वेक्टर का सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लीजिए। तो एडिशन कीजिएगा तो
तो वेक्टर में वेक्टर जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, वेक्टर ही मिलेगा। और वेक्टर में वेक्टर घटाइएगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। रिजल्ट मिल गया मतलब क्या, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, मीनिंगफुल। मीनिंगलेस करने का मतलब उसका कोई अर्थ नहीं होता है क्या, तो जब भी आपको मीनिंगफुल हो रहा है इसका मतलब कि रिजल्ट मिला होगा। वेक्टर स्केलर के बीच डॉट या क्रॉस नहीं दिया जाता है, ये मीनिंगलेस हो जाता है। लेकिन जब ब्रैकेट दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। लेकिन डॉट या क्रॉस हम लोग कभी नहीं देंगे, यदि आप देते हैं तो ये मीनिंगलेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मीनिंगलेस, मतलब कोई अर्थ नहीं। इसी को हम लोग इनडिटर्मिनेट, मतलब इसका डिटरमाइन हम लोग रिजल्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना। क्रॉस भी नहीं दिया जा सकता है, ये भी होता है मीनिंगलेस। ये एडिशन देख लिए, सब्ट्रैक्शन देख लिए, मल्टीप्लिकेशन देख लिए। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, डिवीजन। एक बात और ध्यान दीजिएगा, एडिशन में तो ये बात जानते हैं ना कि वेलोसिटी भी वेक्टर है और एक्सीलरेशन भी वेक्टर है, तो वेलोसिटी में एक्सीलरेशन को जोड़ दीजिएगा। कमाल है। आप खुद समझिए, आपसे हम बोल रहे कि 5 हाथी और 2 बकरी कितना होगा, तो 7 हाथी हो जाएगा। अरे यार, यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। यूनिट डायमेंशन तो सेम होना ही चाहिए और साथ साथ फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी सेम करने का मतलब ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होना चाहिए, तभी जुटेगा। ऐसा नहीं कि फोर्स में एक्सीलरेशन को जोड़ दीजिए, है तो दोनों वेक्टर, तो दोनों जुड़ जाएगा। कमाल है। या नहीं जुटेगा, उसका फिजिकल क्वांटिटी दोनों सेम नहीं है, इसलिए नहीं जुटेगा। ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। जैसे डिवाइड भी आप नहीं कर सकते हैं वेक्टर से। कैसे डिवाइड कीजिएगा, वेक्टर का डायरेक्शन होता है, तो किसी में ईस्ट से भाग दे दीजिएगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, अरे यार मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा ही नहीं तो क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। क्लियर है। वेक्टर में वेक्टर से भी भाग नहीं दिया जा सकता है। क्यों नहीं, इसका डायरेक्शन यदि हम ईस्ट मानते हैं, इसका वेस्ट मानते हैं, तो ईस्ट डिवाइडेड बाई वेस्ट क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। ईस्ट कहां तक है, इन्फिनाइट तक, और वेस्ट भी कहां तक है, इन्फिनाइट तक, तो इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट 1 हो जाता है, मीनिंगलेस होता है। ये भी क्या होता है, मीनिंगलेस, कोई अर्थ नहीं इसका। क्लियर है ना। तो आप इतना याद रखिएगा कि नीचे कभी वेक्टर नहीं होना चाहिए, नीचे कभी वेक्टर नहीं होना चाहिए। नीचे बोला जाए मतलब डिनोमिनेटर में कभी वेक्टर नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो यहां पर ध्यान दीजिए इधर, वेक्टर, बस यहां पर मेन यही बात याद रखना कि वेक्टर स्केलर के बीच डॉट या क्रॉस नहीं होना चाहिए, नीचे कभी वेक्टर नहीं होना चाहिए, बस इतना ही याद रखना है। वेक्टर स्केलर के बीच डॉट या क्रॉस नहीं होना चाहिए और नीचे कभी वेक्टर नहीं होना चाहिए। और ऐसा गलती पूरे फिजिक्स में कहीं भी मत कीजिएगा, वेक्टर से कभी भाग मत दीजिएगा। और वेक्टर स्केलर के बीच डॉट क्रॉस नहीं दिया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखिए, जैसे क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में चलिए देखिए, मैं इसलिए आपको क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए इधर कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मीनिंगफुल प्रोडक्ट। आपको मैंने बोला था कि मेरा जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इज आर लगा हुआ रहेगा। इज आर वाला यदि आप क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो आपको सिंगल कनेक्ट बहुत आसानी से बन जाएगा। और मेरा 4 ऑप्शन से ज्यादा भी रहेगा। अब एक ही क्वेश्चन को 10 बार क्यों हम बनाएं, बात समझ गए। इसलिए इसी में सारा ऑप्शन जितने तरह से पॉसिबल है सारा मैं बता देता हूँ। चलिए इसमें ध्यान दीजिए इधर कहता है कि कौन कौन सा मीनिंगफुल प्रोडक्ट है। मीनिंगफुल प्रोडक्ट आपसे डिमांड कर रहा है कि कौन सा होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए इधर, सबसे पहले इसको देखिए, यहां पर कौन कौन सा मीनिंगफुल आपका प्रोडक्ट है, ऐसा लिखिए ना, केवल मीनिंगफुल लिखिए ना, यहाँ पे ओनली लिखिए मीनिंगफुल। तो कौन कौन सा मीनिंगफुल है, चलिए यहां पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला का काम करते हैं, ये बच्चे से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला का आप काम कीजिए। तो बी डॉट बी, वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होता है, स्केलर होता है।
आप याद रखिएगा वेक्टर डॉट वेक्टर जो होता है क्या होता है, स्केलर होता है। दो वेक्टर के बीच डॉट रहेगा तो हमेशा ये स्केलर होता है, क्रॉस रहता है तो ये वेक्टर होता है। क्रॉस रहता है तो क्या होता है, वेक्टर होता है। क्रॉस रहेगा तो वेक्टर होगा। इसी में आप नोट कर लीजिए ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब भी दो वेक्टर के बीच डॉट रहेगा तो ये क्या होता है, स्केलर होता है। जब भी दो वेक्टर के बीच क्रॉस रहेगा तो ये हर हाल में क्या होता है, वेक्टर होता है। तो रिजल्ट मिल गया मतलब क्या है, मीनिंगफुल है। तो जब भी दो वेक्टर के बीच डॉट होगा तो क्या होता है, स्केलर होता है, क्रॉस होता है तो वेक्टर होता है। एक बात और याद रखिएगा, जब भी वेक्टर का इवन पावर होगा, यानी वेक्टर का पावर क्या होगा, इवन, तो जब भी वेक्टर का पावर इवन होगा तो ये हर हाल में स्केलर होता है। क्या होता है, स्केलर होता है। और जब भी वेक्टर का पावर पॉजिटिव ऑड पावर होगा तो ये हमेशा होगा वेक्टर। जब भी वेक्टर का पावर यदि निगेटिव ऑड है तो ये मीनिंगलेस हो जाता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इतना बात याद रखना है, फंडामेंटल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा में इतना बात याद रखना है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। तो वेक्टर का इवन पावर स्केलर कैसे हो जाता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए मान लेते हैं ए स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं ए डॉट ए, और ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, यानी यही जो है जाएगा आपका ए बी कॉस थीटा होता है। और ये हो जाता है ए बी साइन थीटा। और एन कैप यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। इसमें देखिए डायरेक्शन नहीं है ये, इसलिए ये क्या हो जाता है, स्केलर हो जाता है। तो इसको क्या लिखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड ए, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो cos 0 1 होता है तो ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। क्लियर है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड देने पर एरो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। मॉड देने पर एरो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। मॉड देने पर एरो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्लियर है। इसलिए वेक्टर का इवन पावर जो होगा क्या होता है, स्केलर होता है। अब देखिए ये इवन पावर है, अब इसके पावर 3 रहे 4 रहे सब क्या हो जाएगा, स्केलर ही होगा। तो निश्चित रूप से ये क्या दिख रहा है, स्केलर ना। ऐसे भी जानते हैं कि मॉड वाला क्या होता है, स्केलर होता है। क्लियर है। ये हो गया स्केलर, ये क्या हो गया, स्केलर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, वेक्टर का इवन पावर जो होता है स्केलर होता है, और पावर क्या होता है, वेक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे आपका यही था ना, कौन सा मीनिंगफुल होगा, तो यहां पर देखिए सबसे पहले ब्रैकेट वाला का काम करते हैं। तो वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होगा, स्केलर। स्केलर और वेक्टर के बीच डॉट क्रॉस नहीं होना चाहिए, अभी पीछे मैंने देखा था, इसलिए ये मीनिंगलेस हो जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट वाला का काम करते हैं। तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर, क्रॉस वाला वेक्टर होता है तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर, बीच में डॉट, दो वेक्टर के बीच डॉट होता है तो क्या हो जाता है, स्केलर हो जाता है। तो जाहिर बात है ये स्केलर क्यों बोले हैं, रिजल्ट मिला मतलब क्या है, मीनिंगफुल। इसमें आ जाइए, वेक्टर डॉट वेक्टर क्या है, स्केलर। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। वेक्टर स्केलर के बीच डॉट या क्रॉस नहीं होना चाहिए। देखिए दो ही बात याद रखना है, वेक्टर स्केलर के बीच डॉट क्रॉस नहीं होना चाहिए, नीचे कभी वेक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये स्केलर है, ये वेक्टर है, बीच में डॉट क्रॉस नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल होगा, वेक्टर हो जाएगा। यदि डॉट क्रॉस नहीं है तो क्या होगा, ये वेक्टर देगा ना, वेक्टर में स्केलर से गुणा करेंगे तो वेक्टर देगा। यहां पर देखिए सबसे पहले ब्रैकेट वाला का वेक्टर क्रॉस वेक्टर वेक्टर, ये वेक्टर 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 के बीच डॉट क्या होता है, स्केलर। तो ये भी मीनिंगफुल। तो मीनिंगफुल कौन कौन हो गया आपका, मीनिंगफुल हो गया, ये वाला हो गया मीनिंगफुल, ये भी मीनिंगफुल हो गया, ये भी मीनिंगफुल हो गया। चलिए इसको देखिए, मॉड है तो मॉड तो स्केलर हो जाता है, तो नीचे स्केलर हो ही सकता है, नीचे केवल वेक्टर नहीं होना चाहिए, क्रॉस वाला वेक्टर। तो ये वेक्टर बाय स्केलर वेक्टर होता है, ये भी होगा मीनिंगफुल। वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर, और नीचे वेक्टर माइनस वेक्टर वेक्टर, नीचे कभी वेक्टर नहीं होना चाहिए, ये क्या हो गया, मीनिंगलेस। यहां पर देखिए ये स्केलर हो गया ब्रैकेट वाला, ये वेक्टर वेक्टर स्केलर के बीच डॉट क्रॉस नहीं है। नीचे देखिए वेक्टर प्लस वेक्टर, इसका इवन पावर है,
तो वेक्टर का इवन पावर क्या होता है, स्केलर होता है। ये मीनिंगफुल होगा, ऊपर भी मीनिंगफुल है, नीचे भी। यहाँ पर देखिए क्रॉस वाला पूरा वेक्टर होता है और ये वेक्टर में स्केलर से गुना किए हैं तो वेक्टर, अब वेक्टर और वेक्टर के बीच डॉट है तो पूरा हो गया स्केलर। नीचे देखिए ऑड पॉजिटिव पावर है तो ये क्या हो गया, वेक्टर। और पॉजिटिव पावर होता है तो क्या होता है, वेक्टर होता है, तो नीचे कभी वेक्टर नहीं होना चाहिए, ये मीनिंगलेस हो गया। इसको देखिए ऊपर क्या है, ऊपर कुछ हो रहा है, उससे आपको क्या मतलब है, खाली वेक्टर स्केलर के बीच डॉट नहीं होना चाहिए, तो ये मॉड है वो ठीक है। यहाँ नीचे देखिए, नीचे में इवन पावर है, इवन पावर है तो क्या होगा, वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर, वेक्टर का पावर इवन, ये स्केलर हो गया तो स्केलर से तो भाग दे ही सकते हैं, ये भी नहीं हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए मेरा क्वेश्चन जो होता है आईआईटी नेट से थोड़ा टफ होगा, इसलिए मेरा क्वेश्चन जरूर आप प्रैक्टिस करके रखिएगा, इससे आसान ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको आईआईटी में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आईआईटी में क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। चलिए देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा गया था, सिंबल भी सेम था, U डॉट V डॉट W, B में था U डॉट V क्रॉस W, C में U क्रॉस V डॉट W, D में U डॉट B U डॉट सॉरी U डॉट W B, ऐसा है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या किसका वर्क करते हैं, ब्रैकेट वाला का करते हैं। तो ब्रैकेट वाला का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर हो जाएगा, और ये वेक्टर बीच में वेक्टर और स्केलर के बीच डॉट या क्रॉस नहीं होना चाहिए, मीनिंगलेस हो गया। इसको देखिए वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर, स्केलर और वेक्टर के बीच डॉट क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये भी मीनिंगलेस। यहाँ पर देखिए वेक्टर क्रॉस वेक्टर वेक्टर, और वेक्टर और ये वेक्टर के बीच डॉट है तो ये स्केलर हो जाएगा ना, स्केलर क्यों बोले, मीनिंगफुल हुआ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं, वेक्टर डॉट वेक्टर क्या हो गया, स्केलर, स्केलर और वेक्टर के बीच देखिए डॉट क्रॉस नहीं है तो ये भी क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। तो वेक्टर स्केलर में गुना करते हैं तो रिजल्ट होता है वेक्टर, लेकिन ध्यान रखना है वेक्टर स्केलर के बीच डॉट या क्रॉस नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो ये 2000 के पहले पूछा हुआ था, 2000 के पहले मोर देन वन करेक्ट आपको सिंगल एग्जाम लेता था पहले, तो उसमें मोर देन वन करेक्ट भी रहता था, सिंगल करेक्ट भी रहता था। क्लियर है ना। 2000 से आपको मेन एग्जाम और पीटी एग्जाम किया था, 2 एग्जाम ले रहा था आईआईटी का। क्लियर है। और फिर इधर क्या किया, ये ट्रिपल ई को जेईई मेंस बना दिया। ठीक है यहाँ तक। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो एक 2000 के बाद का क्वेश्चन है आईआईटी में पूछा हुआ है और ये सिंगल करेक्ट में पूछा गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर क्वेश्चन लिखने में आपको टाइम वेस्ट नहीं किया जाए। चलिए देखिए एकदम सेम क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है, समझिए तो एकदम सिंबल भी यही था, उलट करके जा करके देख लीजिए, बिलीव नहीं है तो आपको पूछा हुआ है क्वेश्चन। और ये भी मैथ से पूछा गया था, वेक्टर भी पढ़ना है आपको मैथ में, तो मैथमेटिक्स में पूछा गया था। तो याद रखिएगा कि आईआईटी में ये आ चुका है पहले, तो कभी भी आपको फिर रिपीट कर सकता है। देखिए ना 2 बार ये पूछा गया है। क्लियर है। तो फिजिक्स में भी डाला जा सकता है और मैथ में भी डाला जा सकता है। कारण है कि ये वेक्टर जो है दोनों जगह पढ़ना है। नीट वालों को तो मैथ पढ़ना नहीं है तो उसको वेक्टर में ही पूछेगा। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर आप लोग बताइए आंसर कौन होगा करेक्ट। सही बताया। डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। क्यों सी होगा, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम कीजिए। तो वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होता है, स्केलर, स्केलर और वेक्टर के बीच डॉट क्रॉस नहीं होना चाहिए। यहां पर आ जाइए, वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर, स्केलर और वेक्टर के बीच क्रॉस नहीं होना चाहिए। यहां पर देखिए वेक्टर और ये क्या है, वेक्टर, क्रॉस वाला वेक्टर होता है, वेक्टर वेक्टर के बीच डॉट क्या होता है, स्केलर। स्केलर क्यों बोले हैं, रिजल्ट मिला इसलिए ना स्केलर बोले। यहाँ पर देखिए वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर, स्केलर और वेक्टर के बीच डॉट क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये क्या होगा, मीनिंगलेस। तो
बच्चों याद रखिएगा, ये आईआईटी में पहले क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार रिपीट हुआ है, कभी भी आपको फिर से आपको डाला जा सकता है। क्लियर है ना? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो तरह का होता है। डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर के बीच डॉट, अभी मैंने बताया कि दो वेक्टर के बीच डॉट होता है तो स्केलर होता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना। क्रॉस प्रोडक्ट कहने का मतलब दो वेक्टर के बीच क्रॉस होता है तो वो वेक्टर होता है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। चलिए 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो फर्स्ट में देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो यही रिजल्ट होता है, ए डॉट बी। ध्यान दीजिए तक इसका मैग्नीट्यूड लेना। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, इस लाइन की लंबाई बताता है क्या? मैग्नीट्यूड। और कहीं पर एरो दे दीजिए, यहाँ 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 कहीं पर एरो दे दीजिए। एरो देने से लग रहा है क्या होगा? ऊपर जा रहा है इधर की तरफ, तो वेक्टर का डायरेक्शन टेल से हेड होता है, इसी को टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। तो इस पर एरो दिए तो इस पर भी एरो दे दीजिए। किसी भी लेटर के ऊपर एरो देते हैं तो क्या देता है? वेक्टर देता है। वेक्टर को बोल्ड फेस लेटर से भी दिखाया जाता है, वेक्टर को बार से भी दिखाया जाता है। तो इतने तरह से वेक्टर को दिखाया जाता है। तो अलग अलग बुक पढ़िएगा तो अलग अलग सिंबल का यूज किया जाता है। एनसीईआरटी का बुक पूरे फिजिक्स में वेक्टर को बोल्ड फेस लेटर से दिखाया है। तो जहां कहीं भी आपको बोल्ड फेस लेटर दिखाई दे तो समझ जाना वो क्या है? वेक्टर है। टीएमएच का मैथ का बुक आता है, वहां पर वेक्टर को बार से दिखाया तो वेक्टर को बार से भी दिखाया जाता है। क्लियर है ना? लेकिन सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एरो, हम लोग एरो वाला ही लेकर के चलेंगे। क्लियर है? ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। इसका लंबाई एसी बोलिएगा ना तो इसको हम लोग एसी वेक्टर लिखेंगे, ना कि एबीसी। एबीसी 3 लेटर से हम लोग वेक्टर को नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि 3 लेटर से आप जो है किसी मैग्नीट्यूड को, लेंथ को आप नहीं दिखा सकते। क्लियर है? चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। जब भी एरो हटा देंगे तो क्या दे देगा? मैग्नीट्यूड। इसका एरो हटाएंगे मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच के एंगल में कॉस। क्लियर है? तो ये भी कॉस थीटा याद रखना, और ये क्या होता है? स्केलर होता है। ठीक है यहां तक? अब यहां पर ध्यान दीजिए इधर, थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होता है। जब ए और बी परपेंडिकुलर होगा तो यहां से ए डॉट बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ए बी cos 90 हो जाएगा। ए बी cos 90 कहने का मतलब cos 90 होता है 0, 0 में हाथी भी गुना कीजिए 0 हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। जब भी क्वेश्चन में कह देगा कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो निश्चित रूप से उसका डॉट क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है यहां तक? तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा यहां पर जब भी आपको ए वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और दोनों के बीच का एंगल 0 होगा तो cos 0 1 होता है। 1 into 1 into 1, यही सेम रहेगा तो क्या हो जाता है? 1 होता है। और यही अलग अलग रहेगा तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। आई डॉट जे कैट 1 into 1 cos 90, cos 90 क्या होता है? 0, 0 में हाथी भी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरह जे डॉट के कैप, ये भी 0, के डॉट आई कैप, ये भी 0, क्योंकि एंगल क्या होता है? 90 होता है। लेकिन आपको ए कैप डॉट बी कैप कर दिया जाए तो इसको भी 0 कर दीजिएगा, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर यार पता नहीं है कि एंगल क्या है। इसको मैग्नीट्यूड इसका 1 लिखेंगे, इसका 1 लिखेंगे, दोनों के बीच का एंगल क्या कर दिए? थीटा मान लिए, तो ये cos थीटा आ जाएगा। अब थीटा पर डिपेंड करता है एंगल कितना होगा। क्लियर है ना? एंगल के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू बदलते जाएगा। केवल आई कैप जे कैप में यदि डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट रहेगा तो 0 हो जाएगा, सेम रहेगा तो क्या होगा? 1 होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान दीजिए इधर, जैसे मान लेते हैं कि इस तरह का है, ए वेक्टर आपको दिया हुआ है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है B1 आई कैप,
प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो A डॉट बी निकालना हो तो ध्यान दीजिए इधर, यहां पर ये भी cos थीटा मत लिख दीजिएगा। जब भी आई कैप जे कैप के कैप में है तो आई को आई के साथ गुना करना है, जे को जे के साथ, के को के साथ। आई को आई के साथ गुना कीजिए, A1 B1 A2 B2, जे को जे के साथ, के को के साथ। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए आपका आई कैप जे कैप इसमें नहीं होगा। तो जब भी आपको आई कैप जे कैप में कहीं दिया हुआ है, इसको याद मत रखिएगा फॉर्मूला को। जब भी आई कैप जे कैप में दिया हुआ है दो वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है तो डायरेक्टली हम लोग आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए बराबर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, बी बराबर 3 2 माइनस 1, ऐसे भी लिखा जाता है वेक्टर। इसका मतलब 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। देन फाइंड ए में ए डॉट बी, बी में बी डॉट ए, सी में ए डॉट टू बी, डी में 2a डॉट 3b, सी में सॉरी डी, ई में एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है स्टेप। चलिए देखिए जरा इसको सोल्व कैसे कीजिएगा, एकदम जितना चुटकी में सोल्व करते जाइए उतना ही अच्छा रहेगा। ए वाला को देखिए, ए डॉट बी निकालना है, डायरेक्टली एकदम आई को आई के साथ गुना कर देना है, जात भाई साथ साथ, जानते हैं ना। तो इसी तरह याद रखना है कि आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। तो आई में यहाँ 3 से गुना है, वहां पर क्या है 3 से गुना, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जे को जे के साथ, के को के साथ कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 माइनस 1 यानी 12 हो जाएगा। हम इतना लॉन्ग ना कर दिए, एग्जाम में डायरेक्ट गुना करके लिख देना आंसर। देखिए ना कैसे होगा, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 और 4 13, 13 में से एक घटा दीजिए, 12 आंसर आ गया। बी में देखिए, बी में क्या कहता है, बी डॉट ए, तो देखिए यह स्केलर है यार, डॉट प्रोडक्ट स्केलर है, आगे गुना कीजिए पीछे गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टीज कहता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहने का मतलब कि आगे पीछे गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा 12। ये नहीं कि फिर दोबारा आई को आई के साथ गुना कीजिएगा, जे को जाएगा। प्रॉपर्टी का यूज हम लोग क्वेश्चन को लॉन्ग से शॉर्ट बनाने में करते हैं, क्लियर है ना। सी में देखिए, ये 2 क्या है स्केलर है, 1 2 3 4 जो भी होता है स्केलर, अंदर गुना कीजिए बाहर गुना कीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ए डॉट 2b को कितना बेवकूफ लोग क्या करेगा कि पहले बी को 2 से गुना करेगा, क्लियर है, और फिर आई के साथ, जे को जे के साथ, गधेश वाला काम है कि नहीं, क्लियर है। तो वो काम करना ही नहीं है यार, डायरेक्ट हम लोग अंदर में 2 से गुना कीजिए बाहर में गुना कीजिए, क्या फर्क पड़ जाएगा क्या। ये प्रॉपर्टीज कहता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में कहता है कि अंदर गुना कीजिए बाहर गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 2 ए डॉट बी, ए डॉट बी कितना है 12, 24 हो गया कि नहीं, क्लियर है। तो लोग क्या करेगा, पहले इसको 2 से गुना करेगा फिर इसको, यार अंदर गुना करो बाहर गुना करो क्या फर्क पड़ने वाला है। डी में देखिए, डी में कहता है 2a डॉट 3, अंदर गुना करो, 3 2 जा 6 करना दो यार इसको, तो 2a डॉट 3b, इसको लिख सकते हैं 6a डॉट, एग्जाम में इतना करने का जो है डायरेक्ट हम लोग 12 6 या क्या 72 कर देंगे डायरेक्ट, क्लियर। जितना शॉर्ट में बनाइए उतना ही बेहतर आपके लिए होगा, क्लियर। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं।
जब भी दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो तो सबसे पहले देखिए कि ए और बी वेक्टर आई कैप जे कैप के फॉर्म में है क्या। यदि आई कैप जे कैप के फॉर्म में है तो हर हाल में डॉट से आप एंगल निकाल दीजिए। क्रॉस वाला से निकालने में थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए सीधे डॉट से निकाल देना। तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, अभी आपको मैंने बताया ए बी cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए डॉट बी आपको 12 आया है और ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले रूट कर दीजिए और आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 9 + 4 + 1, तो 9 और 4 13 और 1 14। डायरेक्टली करते चलना, यहाँ भी 9 4 13 और 1 14, -1 का स्क्वायर यार +1 ही ना होगा 14, ये हो जाएगा cos थीटा। √14 हट जाएगा, √12/14, कहने का मतलब 6/7, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 6/7। क्लियर। तो आपको उम्मीद करता हूं आपको टोटल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या सब होता है। देखिए ऑप्शन में कभी कभी क्या करता है कि ये जो आंसर आया ना इसके फॉर्म में देता ही नहीं है, साइन के फॉर्म में दे देगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए ना, इसको b/h लिख सकते हैं क्या, इस तरह का ट्रायंगल बना लीजिएगा और ये b हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। ऐसे एक्चुअली हम लोग एक k डालते हैं, कॉमन रेशियो, क्लियर है ना। तो k तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा, इसलिए हम k लेकर के चल रहे हैं, फालतू का टेंशन। कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 में से 36 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा बेस 49 - 36 यानी 13 आ जाएगा ना, √13। क्लियर। तो आपको ऑप्शन में जानते हैं क्या दे देगा, जैसे ऑप्शन में दे देगा साइन इनवर्स, सॉरी ये बेस ना, बेस बाई, अरे यार ये बेस होगा ना 6, हमको लगा साइन है, ये बेस ना होगा 6 और ये कितना आ जाएगा √13। साइन इनवर्स दे देगा आपको √13 डिवाइडेड बाई 7। बी में दे देगा आपको ऑप्शन सेक इनवर्स 7/6 और कॉस वाला ऑप्शन ने नहीं देगा, तो कौन सा ऑप्शन मारिएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप ट्रायंगल से कन्वर्ट करके देखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये ऑप्शन में देगा ही नहीं और एक दे देगा नन, डायरेक्टली लोग नन मार देता है सीधे, और ये 2 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। क्लियर है, ठीक है ना। जैसे देखिए ना, एक और ऑप्शन हम दे दे रहे हैं, यहां पर लिख दें, ऊपर में लिख देंगे आप, सी ऑप्शन में है ए एंड बी। क्लियर है ना, ए एंड बी, डी में दिया हुआ है नन। आदमी यहां तक निकालता है, धड़ल्ले से मार देगा नन, तो हो जाएगा उसका निगेटिव। यार ये ट्रायंगल में कन्वर्ट जब भी, देखिए एक बात ध्यान रखिए, एंगल से तो क्वेश्चन हमेशा नीट में आते रहता है, अब आईआईटी में भी पूछा जा रहा है, तो यही ध्यान में याद रखना है कि एंगल जो आएगा ना उसको पहले जब ना मिले तो ट्रायंगल से कन्वर्ट करके ये देख लीजिए, यदि मिल जाता है तब इसको लास्ट में नम जाइएगा। देखिए कितना बेवकूफ बनाता है बच्चा, यहां तक निकालेगा तो अरे यार कॉस तो है ही नहीं, डायरेक्ट एकदम मारेगा, एकदम खूब खुश रहेगा। और एग्जाम बाहर दिया देने जाएगा और आएगा ट्रेन में तो अपना दोस्त लोग से चलते अरे यार एकदम बहुत थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन पूछा हुआ था, एकदम आया बस मार दिया धड़ाक से और हो गया निगेटिव। तो आप सबसे पहले ट्रायंगल से आप कन्वर्ट करके देख लीजिए कि ये मैच कर रहा है कि नहीं, नहीं मैच करा तब जाके नन मारना है, मैच कर गया तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों सही है ना, तो दोनों सही ए और बी दे दिया, तो क्या कीजिएगा सिंगल करेक्ट के केस में हम लोग क्या कर देंगे, इसको सही करेंगे। क्लियर है। तो नेट में तो आपको सिंगल करेक्ट पूछता है, आईआईटी वाला को पूछेगा यदि ए और बी देगा तो वो भी यही मारेगा,
बात समझ गए। हाँ, यदि ये नहीं देता, मोर देन वन करेक्ट होता तो ये दोनों सही हो जाता। क्लियर है। तो इस टाइप का बेवकूफ बनाया जाता है, इसलिए इससे बचिएगा, आप लोग कीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपोनेंट बोलेगा या प्रोजेक्शन बोलेगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा। देखिए, दो तरह से ऑप्शन दिया जाता है, स्केलर फॉर्म में भी दिया जाता है, तो इतना कर देना है। वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो किधर की तरफ निकालना है, बी की तरफ ना, तो जिधर की तरफ निकालना है उसी की तरफ यूनिट वेक्टर ले लेना है। यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग डायरेक्शन बताने में करते हैं, ये पहले आपको मैंने बता चुका हूं। तो देखिए क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने में टाइम आपको क्यों वेस्ट करूं। चलिए देखिए, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, कहता है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू। तो इसको आप कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, एकदम डायरेक्टली सोल्व कर देना है। तो मान लेते हैं, चलिए इससे पहले निकालते हैं, तो पी डॉट क्यू डिवाइडेड बाय, जिधर निकालना होता है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है, तो क्यू के मैग्नीट्यूड से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पी डॉट क्यू कीजिए, तो पी डॉट क्यू को डायरेक्टली कीजिए ना, आई को आई के साथ, तो 3 2 जा 6, जे को जे के साथ 3 2 जा 6, के को के के साथ -1, तो 6 6 12, और 12 में से 11 हो जाएगा ना। क्लियर। तो ऊपर हो गया आपका 11 और नीचे हो गया मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना बोलिए। तो मैग्नीट्यूड बी क्या हो जाएगा आपका, सॉरी क्यू का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 9 4 13 और 1 14 √14। क्लियर। यानी आपका आ गया 11/√14, यही आ गया ना, बात समझ गए। तो यहां पर आपको ऑप्शन में दे देगा, एक दे देगा 11/√14, बी में दे देगा 11/14, सी में दे देगा 11/13, डी में दे देगा 9। कौन सा ऑप्शन मारिएगा, ये मारिएगा। क्लियर है ना। यहाँ ऑप्शन कौन लीजिएगा, ये लीजिएगा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखिए, केवल इसमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में यही था ना, तो ए डॉट बी, तो ए की जगह यहाँ पर क्या है, पी है, पी डॉट क्यू डिवाइडेड बाय क्यू का मॉडुलस का स्क्वायर इनटू क्यू वेक्टर, यही था ना। तो यहां से पी डॉट क्यू कितना आया, 11 आया, क्यू का मॉडुलस है √14, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इनटू क्यू वेक्टर, क्यू वेक्टर आपका है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। क्लियर है। तो वेक्टर फॉर्म में आपको ये आंसर हो जाएगा। तो दोनों फॉर्म में ऑप्शन दिया जाता है। जैसे देखिए, एक ऑप्शन आपको ऐसा दिया दे देगा, ये ऑप्शन में दे देगा 11/√14 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, यही था ना, प्रीवियस क्या था, क्यू। ठीक है। बी ऑप्शन 11/14 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। सी ऑप्शन 11/13 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। डी में दे देगा नन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ये बी वाला हो जाएगा। क्लियर। तो आपको वेक्टर फॉर्म में भी दिया जाता है और स्केलर फॉर्म में दिया जाता है, तो आप इस तरह आप सोल्व कर लीजिएगा। एक और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन क्या होगा। चलिए देखिए, ये आईआईटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में। अलग अलग शिफ्ट में जो लिया गया था, तो अलग अलग शिफ्ट में ये पूछा गया था। ये जुलाई वाला का है समथिंग, ये आपका जुलाई का जो है, ये आपका 22 जो जुलाई का सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में। आईआईटी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। मैंने बोला कि क्वेश्चन ऑफ वेक्टर से आईआईटी में भी पूछा जा रहा है, तो आप इसको आप अच्छे से आईआईटी वाला भी रेडी कर लीजिए, नीट वाला भी रेडी कीजिए। हर हाल में क्वेश्चन पूछता ही है,
तो चलिए हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। कोशिश कीजिएगा जितना फास्ट कर सकते हैं। बी के तरफ है ना, तो बी के मैग्नीट्यूड से देखिए जिधर के तरफ निकालना होगा बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा और बी के यूनिट वेक्टर से गुना होता है। उसी यूनिट वेक्टर को मैंने कन्वर्ट कर दिया था फाइनली, ए डॉट बी आएगा डिवाइडेड बाय बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर से डिवाइड और बी वेक्टर। क्लियर? इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी, तो आई को आई के साथ गुना कीजिए तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, के वाला तो इसमें है नहीं तो 0 है, डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड √2 हो जाएगा ना, इंटू बी आई के प्लस जे के, तो कितना हो जाएगा ये √2 का स्क्वायर 2, ऊपर नीचे 2 कैंसिल, तो आई के प्लस जे के। देखिए कितना चुटकी में बन गया आंसर। क्लियर है ना? तो आईआईटी का आप बताइए, जे मेंस का क्वेश्चन जो है और नीट का क्वेश्चन लगभग इक्विवेलेंट होता है, एकदम थोड़ा सा का फर्क होता है। इसलिए आपको दोनों हम बोलेंगे कि जे मेंस और नीट का क्वेश्चन बैंक नीट वाला स्टूडेंट जरूर बनाइए। ऐसा नहीं कि आईआईटी का है तो उसको छोड़ दीजिए, जे मेंस का जरूर बनाइए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और आईआईटी वाला केवल जे मेंस आप एकदम रगड़ करके उसको बनाइए, एकदम जम करके, और उसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा। एडवांस वाला भी करते चलना है, और एडवांस के लिए तो हम स्पेशल आपको मैंने बताया है कि एडवांस के लिए अलग हम क्रैश कोर्स चलाएंगे, और उसमें जो है जैसे ही आप जे मेंस का आप एग्जाम दे लीजिएगा उसके बाद एडवांस का स्पेशल चलेगा, एकदम उसमें खाली हाई लेवल का क्वेश्चन बनाया जाएगा। ठीक है? तो इरोडोप का और हम लोग एडवांस में अब तक जितना क्वेश्चन है वो सारा हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो नीट और आईआईटी को निकालना बहुत आसान है। तो आग लगा दो पानी में, आग लगा दो पानी में जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। बस इसी को ध्यान में रखते हुए एकदम जम करके पढ़िए, कैसे नहीं होगा। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट पूछता है, उसको हम लोग कैसे करेंगे परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। जैसे देखिए ना, इसी क्वेश्चन में आपको मैं दिखा दे रहा हूं परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन कैसे निकालिएगा। तो ए का प्रोजेक्शन किधर लिए थे, ए का कंपोनेंट प्रोजेक्शन बोले जाए तो यहाँ कंपोनेंट माइंड में याद रखिए, ए का कंपोनेंट किधर की तरफ लेना था, बी के तरफ। तो जैसे मान लेते हैं कि यही ना है ए वेक्टर, ए का कंपोनेंट लेना है बी के तरफ, इधर ही है आपका बी वेक्टर। क्लियर है? तो ए का कंपोनेंट इधर हो जाएगा ए cos थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा ए sin थीटा। बोलिए होगा कि नहीं? तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए sin थीटा हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को आप इसको दो पार्ट में तोड़े, कंपोनेंट का मतलब मैं बताया था कि टुकड़ा होगा, दो पार्ट में तोड़े, फिर दोनों पार्ट को जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, पेन बन जाएगा ना। तो ये दोनों पार्ट को जोड़े थे तो रिजल्टेंट यही आया था ना। बोलिए, तो दिस प्लस दिस बराबर दिस नहीं, तो ये वाला जो है ये दोनों का सम है, तो ये निकालना होगा, तो ये वाला इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। यही परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन जो होगा कितना हो जाएगा, ए वेक्टर में से ए cos थीटा, और डायरेक्शन किधर, बी के तरफ। क्लियर है? अरे भाई यही ना, ए cos थीटा को आप क्या लिखे थे, ए cos थीटा बी कैप को आप लिखिएगा ए डॉट बी, और किससे भाग दीजिएगा ताकि ए cos थीटा आ जाए, बी के मैग्नीट्यूड से भाग देंगे तब ना बी कैंसिल, तो ए cos थीटा बी का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन हो गया। देखिए तो इसी को कन्वर्ट किए थे, ऐसा आया था। बी कैप को क्या लिख सकते हैं, बी बाय बी का मॉडुलस, तो आ जाएगा। ठीक है? तो ये चीज आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब ए वेक्टर में से इसको माइनस कर देंगे तो वही हो जाएगा परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। यही आपका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है। तो ए में से इसको घटा दीजिए, तो ए वाला कितना है, ए वाला आपका है आई कैप प्लस, और ये फाइनल रिजल्ट कितना आया था,
ये आपका यही आया था ना, आई कैप प्लस जे कैप, घटा दीजिए, देखिए ना कैंसिल हो जाएगा। के कैप आंसर आ जाएगा। परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन क्या हो गया, के कैप, यही हो गया आपका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। तो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन कितना हो गया, के कैप। क्लियर है ना? तो आप ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास, आज इतना ही रहने देता हूं। तो आप क्या देखें कि जितना मैं बता रहा हूं सब क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन आपको आईआईटी और नीट में पूछा गया है। तो आप हर हाल में मेरे बात पर फुल्ली बिलीव कीजिए और कीजिए एकदम जम के तैयारी, और उधर अपना पेपर को बैलेंस रखिएगा। जो आईआईटी का स्टूडेंट है, मैथ और केमिस्ट्री को आप सही रखिए, और इधर जो आप नीट वाले स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी को एकदम एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन रेडी रखिए, एकदम फोटो स्टेट उसका पूछता है। और केमिस्ट्री का भी कोशिश कीजिए लाइन बाई लाइन रेडी कर लेने का। और फिजिक्स तो हम सारा एनसीईआरटी को मिला करके ही पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, सारा हम इसमें आपको बताते जाएंगे। क्लियर है? तो पूरा बुक आपको उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, सारा हम यहाँ आपको डील कर देंगे, मेन मेन पॉइंट सारा बता देंगे, टोटल एनसीईआरटी का यहाँ समझिए आपको बता देंगे। क्लियर है? तो आपको हर हाल में आपको नेट और आईआईटी को एकदम एकदम चुटकी में एकदम उड़ा दीजिए उसको, और अगले साल हर हाल में उसको निकाल करके आप दिखा दीजिए, और कैसे नहीं होगा आईआईटी और नीट। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही, और मन से पढ़िए, उम्मीद करते हैं आप लोग 100% रिजल्ट दीजिएगा। हम तो चाहेंगे कि 100% हो जाए, लेकिन कोशिश कीजिए 95% रिजल्ट देने का आप लोग, और मेरे बैच के स्टूडेंट लोग देता भी है, तो आप लोग दीजिए और कोशिश कीजिए 95% प्लस रिजल्ट आ जाए। तो इतना मजा आएगा, बहुत खुशी आएगा, और आइएगा, आपको पार्टी दिया जाए। ठीक है।